हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। तो बच्चों, बहुत ही तेज बारिश है। बारिश में काफ़ी जो है भीगता हुआ आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो बच्चों, अपनी जो बात है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा कि पिछली क्लास में बच्चों आपको जो हमने टेंस पढ़ाया था वो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और बातें अपनी जगह हैं, लेकिन उसमें सबसे जो अहम बात है बच्चों वो इतनी है जिस पे जरा ध्यान रखना। देखो क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पहली बात तो ये समझ लो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों वह होता है जिसमें वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म माने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। माने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया है? इस तरीके से बच्चों आपने ये जाना कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जरा दूसरी बात बताते हैं। ये बच्चों कभी कभार क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस और कैसे आ जाता है। और बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस आने का एक तरीका ये भी है, देखो आप पास्ट कंटिन्यूअस और कैसे आ सकता है। जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था और आपने कहा कि ये लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, माने एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, क्या करोगे आप? ए लेटर वॉज बीइंग, तो बच्चों ये जो वॉज है ना, यहां करोगे वाज बीइंग, ठीक है। और वाज बीइंग नहीं करोगे तो आप करोगे वर बीइंग, ठीक है। ये वर बीइंग। अब आपको पता है अब आगे क्या आएगा। अब बच्चों दोनों ही सूरतों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसे कहा जाता है बच्चों पीवी। पीवी माने पेशी वही होता है, लेकिन होता यह भी पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। ये भी क्या होता है? ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। तो बच्चों आपने क्या देखा कि इस स्थिति के अंदर अगर कोई सेंटेंस फ्रेम किया जाता है, अगर इस साचे में अगर किसी सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है तो बच्चों उसे आपको क्या मानना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि उसे आपको क्या मानना चाहिए। उसे बच्चों आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको ये अन्यथा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या जिसको ये अन्यथा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, वह मानना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस की जो बात थी वो खत्म हो गई थी। और सबसे अहम बात एक और ध्यान दो, इसमें क्या होता है बच्चों व्हेन और वाइल। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको मैं टोटका बता रहा हूं कि व्हेन और वाइल वाला जो पार्ट होता है जिसको कि आप कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यानी सेंटेंस का वह पार्ट दैट बिगिंस आइदर विद व्हेन और वाइल, अर्थात सेंटेंस का वह पार्ट जो व्हेन या वाइल से शुरू होता है, उस वाले पार्ट में बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? उस वाले पार्ट में आप पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आपको हमने बच्चों ये भी बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि अगर मान लो भूतकाल में कोई ऐसी बात बताई जा रही है, जैसे मान लो एक काम हुआ और उसके साथ दूसरा काम हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि आई वॉज रीडिंग ए नॉवल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, व्हेन माई फादर केम, जब मेरे पिताजी आए। अब बच्चों मुझे बताओ ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किताब पढ़ रहे थे या उपन्यास पढ़ रहे थे या कुछ पिक्चर देख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन जो इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है दैट इज योर फादर केम, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस माई फादर केम, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये कहा कि पास्ट टेंस में बच्चों जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती है दैट शैल ऑलवेज बी रिटन इन पास्ट सिंपल एंड, और बच्चों जो दूसरी बात होती है दैट इज लेस इंपॉर्टेंट, अर्थात जो कम महत्वपूर्ण होती है दैट शैल ऑलवेज बी रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस। उदाहरण दिया आपको। तो बच्चों मोर इंपॉर्टेंट, समझ गए? तो मोर इंपॉर्टेंट बात जो होती है, मोर इंपॉर्टेंट, वो बताओ किस में लिखोगे? जो मोर इंपॉर्टेंट होगी बच्चों वह होगी पास्ट सिंपल टेंस में, जिसको कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस प्रकार से आप बनाते हैं। पास्ट सिंपल टेंस बच्चों ये तो बताया था जिसमें या तो वर्ब की क्या होती है। पास्ट सिंपल टेंस बच्चों वह होता है जिसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड के साथ वर्ब की क्या आती है जरा बताना, फर्स्ट फॉर्म आती है, या पेशी वही बनाएंगे तो क्या करोगे, वाज वर्ब के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। या बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन वाक्यों में केवल, ध्यान देना, जिन वाक्यों में केवल वाज या वर या किसका प्रयोग हो, हेड का प्रयोग हो, तो बच्चों माना कि सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन इन सबको क्या मान लिया जाएगा, इन सबको वर्ब की सेकंड फॉर्म मानते हुए मैंने आपको कहा कि जिन वाक्यों में वाज वर या हेड के बाद क्या ना हो, जिन वाक्यों में वाज वर या हेड के बाद कोई अन्य वर्ब नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा कौन से टेंस में आएंगे, पास्ट सिंपल में आएंगे। आज अपनी बात समझ में आएगी। तो बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस की बातें सिर्फ इतनी सी थी जिसका सारांश मैंने आपको बता दिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट
टेंस। अब बच्चों मैं आपके सामने क्या करने वाला हूं, अब मैं आपके सामने बच्चों आज ये वाला टेंस शुरू करने वाला हूं। तो पास्ट परफेक्ट बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। इसको परीक्षा की दृष्टि से भी आप जो है क्या माने, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको बच्चों आज ही आप समझ लें, इतना बढ़िया समझ लें कि सवाल है मजबूत फाउंडेशन का, कि आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाए कि इस टेंस से संबंधित किसी प्रकार की कोई डाउट आपके मन में शेष न रह जाए। तो मैं माना कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तरफा शिक्षण है, वन वे टीचिंग है ये तो, है ना। लेकिन मुझे इतना अनुभव जरूर हो गया है कि आप मुझे इस बिंदु के ऊपर क्या सवाल पूछ सकते हैं, वो सवाल मैं जानता हूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन डाउट्स को जो पहले से ही क्लियर कर दूं। इसलिए बच्चों मेरी टीचिंग थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। मैं एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम इसीलिए लेता हूं क्योंकि मुझे सब पता होता है विद्यार्थी मुझसे क्या क्या पूछ सकता है, और उन सारी क्वेरीज को क्या है मैं ऐसे ही सोल्व करता हूं। तो जरा आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बच्चों एक चीज आप समझो, जैसे मैंने आपको ये बोला कि शी हैड, क्या बोला मैंने, शी हैड स्टोलन, शी हैड स्टोलन, उसने क्या कर लिया, चुरा लिया। बताओ उसने क्या चुरा लिया आपका, बताओ आप। तो शी हैड स्टोलन, चुरा लिया नहीं, चुरा लिया था। शी हैड स्टोलन माने उसने चुरा लिया था। क्या चुरा लिया था, माई, माई। अब बताओ, अब कई कोई लोग कहते हैं बटुआ, बटुए क्या है, बटुए को पैसे चुराते हैं, तो बटुए कौन चुराता है, तो शी हैड स्टोलन माई। आपने कहा बच्चों, जैसे आपने बोला रिस्ट वॉच, तो रिस्ट नहीं लिखा मैंने, सिर्फ वॉच लिख दिया, समझ में आ गया आपके। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि शी हैड स्टोलन माई वॉच, यानी उसने मेरी घड़ी चुरा ली थी। वो कैसी थी, वह चोरटी थी। वो एक कवि नहीं लिखता, बेनी प्रवीण लिखता चोरटी है गोरटी या छोरटी है हीर की। तो राधा रानी के लिए कहता है कि ये तो चोरटी यानी चोटी है, और ये गोरे रंग की है, और ये यादव की बेटी, और ये भगवान श्री कृष्ण का क्या करती है, उनका हृदय चुरा लेती है। तो बच्चों मेरा जो भावार्थ है वो ये है कि शी हैड स्टोलन माय वॉच, अर्थात वह मेरी घड़ी चुरा चुकी थी। तो बच्चों अपने को सिर्फ इतना सा समझना है कि पास्ट देखो चुरा चुकी थी या चुरा लिया था, दो प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं। चुरा चुकी थी, वो मेरी घड़ी चुरा चुकी थी, ऐसे तो कभी बोलते हैं हम, कहते हैं उसने, ने लगाते क्या हो जाएगा, उसने मेरी घड़ी चुरा चुकी थी, ऐसे नहीं। ध्यान दो बच्चों, ये ने जो है ना, ने विभक्ति जानते हो। जैसे मैं एक पत्र लिखता था, कोई दिक्कत, अब मैं के ऊपर ने लगाओ, मैंने एक पत्र लिखता था, ऐसे गलत होता है। क्या बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि मैंने एक पत्र लिखा। कुछ लोग तो आजकल ऐसी भी हिंदी बोलते हैं, कई बार सुना है मैंने, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो ऐसे बोलते हैं कि तुम कौन हो, और मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैंने तो सिर्फ अपना काम करना है, ऐसे बोलते हो क्या, मैंने तो सिर्फ अपना काम करना, वो गलत होता है, ऐसे बोलना चाहिए मुझे तो सिर्फ अपना काम करना पड़ता है। वो मुझे की जगह मैंने का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मुझे जाना है, तो कहेंगे मैंने तो जाना है। अरे इस प्रकार की उठपटांग हिंदी जो है नहीं, गड़बड़ है ना, अपने को ऐसी हिंदी नहीं, शुद्ध हिंदी सीखनी है। तो आपको जरा ध्यान दो कि शी हैड स्टोलन माय वॉच। तो बच्चों यहाँ आपने क्या देखा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है बच्चों। इसमें देखो आपने ये देखा कि मेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये हेड आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो बच्चों पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर लिखा देता हूँ एक बार, देखो आप क्या करोगे। ये सबसे पहले ये होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है, ध्यान दो, अफर्मेटिव और असर्टिव एक नहीं होते, लेकिन अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक होते हैं। फिर ये असर्टिव क्या बीमारी है, ये असर्टिव कुछ नहीं है बच्चों। असर्टिव जो है वो उसके दो प्रकार होते हैं। इफ यू असर्ट समथिंग, यदि आप किसी बात को कहते हैं इन पॉजिटिव वे, देन इट इज अ पॉजिटिव और एन अफर्मेटिव सेंटेंस। बट इफ यू से इट इन अ निगेटिव वे, परंतु बच्चों अगर आप किसी बात को नकारात्मक लहजे में कहते हैं, नकारात्मक काकू, काकू बन होता है लहजा या टॉन, तो अगर आप मान लो नकारात्मक लहजा जो है नेगेटिव टॉन में अगर किसी बात को कहते हैं तो वो नेगेटिव। तो नेगेटिव का तो एक ही नाम है, लेकिन बच्चों अफर्मेटिव के दो नाम है। व्हाट आर दोज, वो कौन कौन से हैं, अफर्मेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। फिर ये असर्टिव क्या है बता दिया, असर्टिव के दो प्रकार होते हैं, क्लियर। तो अफर्मेटिव इसमें क्या करेंगे आप जरा ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा, हेड आएगा। क्या आएगा, या मजे की बात, ये टेंस इसलिए थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इट डजंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। द सब्जेक्ट शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब हैड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है
कि बच्चों हमेशा इसी का प्रयोग होता है, हेड का प्रयोग होता है। जब हेड आएगा तो हेड अपने साथ क्या लेके आएगा जरा बताना है। इसे बच्चों आजकल की भाषा में हेड थर्ड भी कहा जाता है। हम तो इसको यूं पढ़े थे कि साहब हेड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला बच्चों? हम तो इसको यूं पढ़े थे कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल लोग इसे कैसे बोलते लगे हैं कि इसमें हेड थर्ड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दो बच्चों, ये जो हेड थर्ड, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, इसे पास्ट, क्या बोला मैंने जरा ध्यान देना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसलिए कई बार मैं ये कहता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस वह होता है जिसमें हेड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चा कहता है साहब आपने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, फिर ये, अरे बच्चों वो एक ही दो नाम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि संसार का नक्शा भरो, अब बच्चा कहता है आप संसार का नक्शा कहां, आपने तो बताया नहीं, हम तो विश्व का नक्शा भरना जानते हैं। तो विश्व का नक्शा और संसार का नक्शा अलग अलग नहीं होते। इसी तरीके से चाहे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह दो, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म कह दो, बात एक ही है। क्लियर हो गया है? तो बच्चों आपने देखा कि सब्जेक्ट आया, हेड आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, उसके बाद क्या आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, और उसके बाद क्या आया, उसके बाद जो है वो आ जाएगा। बाकी आप तो फुल स्टॉप लगा दो। क्लियर हो गया है? तो बच्चों आपको हमने क्या है महत्वपूर्ण बात बताई कि पास्ट कि द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज अदरवाइज नॉन टू बी द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ में आ गया है? तो बच्चों थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो फिर बच्चे यूँ कहेंगे कि मास्टर इंग्लिश का है, पूरी हिंदी हिंदी बोलता है, और अगर थोड़ी ज्यादा इंग्लिश बोलूंगा तो बच्चे कहेंगे कि साहब आप तो इंग्लिश बोलते हो, हमारे समझ में नहीं आती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मध्यम मार्ग ही सबसे उचित मार्ग है। तो बच्चों हमारा मेथड जो पढ़ाने का है, हालांकि जनता में दोनों हूं, लेकिन मेरा जो मेथड आपको पढ़ाने का है, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों को पढ़ाने का जो मेरा मेथड है वो है कौन सा? टीसीजी मेथड। टीसीजी मेथड का मतलब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ओल्ड मेथड है। हालांकि आजकल कहते हैं कि थोड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं वहां पर ये थोड़ा ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन बच्चों इसमें मैं कई बार जो है जो डायरेक्ट मेथड है, जो थोड़ा मॉडर्न है, उसको मैं अप्लाई कर देता हूं। तो अपना तो मिला जुला मामला, अपने को सब मेथड बताया ना। तो ये अफर्मेटिव हो गया है। इसके बाद बच्चों कौन सा चलेगा जरा बताना? ये अफर्मेटिव मेथड है। ये अफर्मेटिव जो है बच्चों आपको बता दिया है। अब क्या करना है? इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे जरा बताओ? इंटेरोगेटिव बनाना बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। गणित का एक सूत्र याद करो बच्चों, एक बात याद करो, सूत्र कुछ नहीं है। जैसे 1/2 है ना, तो बच्चों आप इसको क्या करते हो, इसको 2/1 कर दो। इस प्रक्रिया को गणित की भाषा में बोला जाता है व्युत्क्रम। क्या बोला जाता है बच्चों जरा बताना? इसे व्युत्क्रम कहा जाता है। अंग्रेजी में आप इसे इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। तो मतलब उल्टा पुल्टा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये सहायक क्रिया आपकी यहाँ ना, इसका इन्वर्जन करो, इसको इस जगह लेके आओ, आ गया। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये हेड आ गया है, और बताओ अब हेड के बाद सब्जेक्ट आ गया है, कोई दिक्कत? फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर आ गया। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपको क्या बताएंगे? हम नेगेटिव बताएंगे। तो हम क्या बताएंगे अब खुद आप बताओ, ये क्योंकि आपको तरीका तो हमने बता ही दिया है। वापस हेड को ठिकाने लाओ जहां से उठाया था आपने। तो ये सब्जेक्ट आ गया। अब बच्चों ये हेड आ गया। हेड के साथ क्या जोड़ दो? नोट जोड़ दो। ध्यान दो, नोट को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। हेड नोट भी सही होता है तथा हेडंट भी सही होता है। तो बच्चों आपको हमने ये बताया है कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो दैट कैन बी यूज्ड इन बोथ द फॉर्म्स। इसका प्रयोग दोनों रूपों में किया जा सकता है। I mean it can either be used in the contracted form or in its full form or expanded form. समझ गए? मैं ये कहना चाहता हूं कि हेड नोट माने हेड नोट के रूप में भी आ सकता है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। और हेडंट संधि कर देते हो आप, दोनों के बीच में क्या कर देते हो? ज्वाइनिंग कर देते हो। तो बच्चों संधि तो अंग्रेजी में होती नहीं है, पर मैं बता रहा हूं संधि करने का मतलब चीजों को मिलाना। जैसे DAY डे प्लस LY, अब संधि करो तो हो जाएगी। DAY को आई में बदल दो, DAILY, तो ये संधि हो गई। तो ये संधि करने का तरीका है बच्चों। वो क्या करते हैं संधि ऐसी भी होती है, जैसे सफिक्स होता है, प्रेफिक्स होता है, इनको शब्दों आगे पीछे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी तो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। जैसे आपने कहा एक शब्द दिया, हमने आपको दिया ब्यूटी, और उधर दे दिया आपने कहा साहब फुल, दोनों में संधि करो तो हो जाएगी। वाई को आई में बदल दो, BATUI, और FUL लगा दो, संधि हो गई। तो बच्चों कहने का मतलब संधि केवल 2 स्वतंत्र शब्दों में ही नहीं होती है। अंग्रेजी में क्या होता है कि 2 शब्दों में संधि नहीं होती, जैसे विद्या प्लस आल है, ऐसी संधि नहीं होती। लेकिन अंग्रेजी में ऐसी संधि खूब होती है। कैसी? जैसे मैंने आपको कहा कि नित्य प्लस आनंद, तो नित्यानंद लगा दिया आपने, तो उपसर्ग जोड़ दिया कि नहीं जोड़ा है? जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि जैसे प्रति जोड़ दिया आपने, ठीक है, और अब जोड़ दिया आगे आक्रमण, तो बताओ प्रत्याक्रमण हो गया। तो प्रति अपने आप में क्या एक
उपसर्ग है जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेफिक्स। तो अंग्रेजी में बच्चों क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रेफिक्स हैं जिनको आप रूट में जोड़ते हैं, मूल शब्द में जोड़ते हैं तो संधि ही बनती है। और जब लास्ट के अंदर जोड़ते हो सफिक्स को, आई मीन जिसको हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, तो जोड़ के वो भी संधि होती है। जैसे ब्यूटीफुल जोड़ के दिखाया आपको अभी, है ना, और जैसे एलवाई जोड़ के दिखाया आपको अभी। इस तरीके से बहुत सारे जुड़ते हैं, तो मैं आपको समय समय पे सारे उदाहरण दूंगा। तो नेगेटिव हो गया बच्चों। अब बताओ एड प्लस नोट भी आता है, और आप इसको एडेंट भी कह सकते हैं। और आगे क्या आएगा जरा बताओ, आज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आज ये ऑब्जेक्ट आएगा। और बताओ आगे क्या आएगा। जब बच्चों जब सहायक क्रिया का इन्वर्जन नहीं हुआ है, ध्यान दो बच्चों, अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव बनाने की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यही है कि सहायक क्रिया को कर्ता के पहले आना ही होगा। अगर सहायक क्रिया कर्ता के पहले नहीं आई तो चाहे वह सेंटेंस WH वर्ड से ही क्यों ना शुरू हो रहा हो, दैट सेंटेंस विल नेवर बी, दैट सेंटेंस शैल नेवर बी एन इंटेरोगेटिव वन। वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। कौन सा वाला? यदि आपने HB को उठा के कर्ता के पहले नहीं रखा तो जो वाक्य आपने बनाया वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी हो नहीं सकता है, चाहे वो WH वर्ड से ही शुरू हो रहा हो। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि सहायक क्रिया का प्रयोग तो कर्ता के पहले हो? बहुत ये बच्चों अब जो बात बोलने वाला हूं बहुत ये गंभीर बात है, बहुत ही गहरी बात है ये, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। मैं ये कह रहा हूं, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सहायक क्रिया माने HB का प्रयोग तो सब्जेक्ट के पहले हो, लेकिन फिर भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आकर के फुल स्टॉप आए? क्या ऐसा मुमकिन है? इस बात के ऊपर आप विचार कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। बाकी मेरे पास तो जवाब है, मैं तो अभी दे दूंगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आप जो है क्या न बने, यू मस्ट नॉट बी माई पैसिव लिसनर्स। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप मेरे निष्क्रिय श्रोता बने, मैं आपकी सहभागिता चाहता हूं। अब चूंकि हम बात नहीं कर सकते हैं, चूंकि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, मेरा एक दूसरे को क्यों, आप तो मुझे खूब देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं आपकी क्या जज्बात जो है उनको मैं पढ़ सकता हूं, और उनके आधार पर मैं चीजें बता रहा हूं। तो जरा आप ये देखेंगे बच्चों, उस बात को मैं पूरी करूंगा जो छोड़ी है मैंने, वो चिंता मत करो, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा सोचें, मैं उसके ऊपर उसको पूरी करूंगा। एड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बच्चों आगे कौन सा आएगा? आगे आएगा बच्चों इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, और आगे आएगा WH वर्ड से शुरू होने वाले। आशा करता हूं कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं ये बच्चों आप खुद फ्रेम करने में समर्थ होंगे, ठीक है। यू विल बी एबल टू फ्रेम द स्ट्रक्चर्स ऑन योर ओन, ऑन योर ओन। ध्यान दो बच्चों, क्या बोला मैंने? ऑन योर ओन। इसका मतलब होता है कि अपने खुद के दम पर। इसका मतलब क्या होता है? यू शैल बी एबल टू फ्रेम द स्ट्रक्चर्स ऑन योर ओन, यानी आप जो ये स्ट्रक्चर्स है बच्चों इनको क्या कर सकेंगे? अपने दम पर, अपने स्तर पर जो है स्वयं इसको क्या कर सकेंगे? फ्रेम कर सकेंगे। तो मैं आपको कहता हूं कि आप इनको फ्रेम कीजिए, और बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। तो बच्चों उम्मीद है कि आपने क्या कर लिया होगा,
ये स्ट्रक्चर बना लिया होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हेड आ जाएगा और सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, नोट अपनी जगह रहेगा, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो अंत में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा बल्कि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और मैंने आपको कहा बच्चों कि अगर मान लो नोट को आप आगे लाना चाहते हो तो हेडंट आएगा, हेड नोट नहीं आएगा। ऐसा मैं समझा चुका हूं, सब्जेक्ट के पहले तो हेड नोट नहीं आएगा, सिर्फ हेडंट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद तो हेड नोट भी आ सकता है और हेडंट भी आ सकता है। बड़ी सरल बात है, WH वर्ड में कुछ नहीं होता बच्चों। आप एक बनाओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये वाला, और यहाँ एक WH वर्ड रख दो। जैसे मान लो आपने ये कहा कि हेड शी स्टोलन माई, हेड शी स्टोलन, क्या बोला आपने, ये बना दिया आपने, हेड शी स्टोलन माई क्या वॉच। अब बच्चों अगर मैंने आपको कहा कि उसने आपका बटुआ क्यों चुराया भी, या कब चुराया, तो इसको मैं वैन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वैन हेड शी स्टोलन माई पर्स। ऐसा कैसा बन जाएगा। ये अलग बात है कि हु से अगर वाक्य शुरू हो रहा तो सब्जेक्ट हट जाएगा, क्योंकि हु जिस सेंटेंस को जो वाक्य हु से शुरू होता है उस सेंटेंस में बच्चों हु कौन सा काम करता है, हु न केवल WH वर्ड का काम करता है। हु फंक्शंस नॉट ओनली एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बट हु फंक्शंस नॉट ओनली एज ए क्वेश्चन वर्ड बट आल्सो एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी समझ गए, हु क्या करता है, हु सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन करता है, और बच्चों सिर्फ WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड की तरह ही फंक्शन नहीं करता है। तो ये तो बच्चों साधारण बातें हैं। अब हम बताएंगे आपको असाधारण बातें जो गौर करने लायक है। ये बातें जो मैंने आपको बताई है, ये बच्चों मुझे आशा है कि जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनमें से ये मान के चलो कि ये पूरे 100% को ये बातें आती होंगी। इसलिए आती होंगी क्योंकि पिछले कई सालों से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा स्कूल में सुनता है, पढ़ता है, और भी नहीं तो कम से कम ये मेरी जो लाइव क्लास होती है तो उसको देखता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों में ये बात जो है मैंने पहली बार ही बताई है आपको, या इससे पहले मैंने किसी क्लास में बताई नहीं होगी, जरूर बताई होगी, बच्चों ने सुना होगा, और अगर बच्चों ने सुना होगा तो बच्चों ने जाना भी होगा। क्लियर है। अब मैं इसके बारे में जो असाधारण बातें हैं वो आपको जरा बताता हूं। तो बच्चों आप इसमें ये देखना किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। तो कई बार क्या है बच्चों, इस टेंस का एक दूसरा नाम भी माना जाता है। कौन सा, बिफोर द पास्ट। ध्यान, इस सेंटेंस को बिफोर द पास्ट भी कहा जाता है, इस सेंटेंस को बिफोर द पास्ट भी कहा जाता है। माने क्या है बच्चों, आप इसको यूं भी कह सकते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। यानी इस सेंटेंस को बच्चों पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहा जाता है। तो पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों कहा जाता है, जो ये भूतकाल में क्या होता है बच्चों, कभी कभी दो काम होते हैं तो दोनों काम एक साथ तो होते नहीं हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो कुछ काम क्या है, दो काम होते हैं तो एक काम थोड़ा पहले होता है, एक थोड़ा बाद में होता है। गर्जना हो रही है आकाश की, आकाश में बादल गरज रहे हैं, तो मेरा ध्यान थोड़ा अन्यमनस्क हो गया था। अब बच्चों जरा देखें कि सेंटेंस में बच्चों जब मैं आपको कहता हूं एक सदाबहार वाक्य, जब तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तब तक इस टेंस के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। हालांकि अलग बात है कि उस सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे और मैं पढ़ाते पढ़ाते, परंतु जब तक उस सेंटेंस को नहीं बोलूंगा तब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टेंस के साथ मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, इस टेंस के शिक्षण के साथ में मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो सेंटेंस हमारा एक ही है, सदाबहार है। बच्चों जरा बोलना वो सेंटेंस क्या है। तो ज्यादातर बच्चों को पता है कि वो सेंटेंस एक ही है, डॉक्टर मरीज। समझ गए, बस वही बात, क्या डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया था, मरीज मर गया था। अब बच्चों प्रश्न ये है कि पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मरा। तो बच्चों पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मरा, बच्चों तो आप इस बात को जानते हैं, बहुत गजब की गर्जना हो रही है, दिल जो है घबरा रहा है, स्टूडियो के अंदर भी सुनाई पड़ रही है। तो बच्चों लेकिन आपको तो क्या करना है कि डरना नहीं है, क्योंकि डरने की क्या बात है ना, क्योंकि अपन तो आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है। एरिया तो आप जरा ये भी देखिए बच्चों कि बिफोर द पास्ट या पास्ट ऑफ द पास्ट इस टेंस को कहते हैं, और यहां पर मैंने आपको कहा कि सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, जरा बताना, बिफोर आएगा। क्लियर है। अब बच्चों अगर बिफोर आएगा तो इधर क्या होगा, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और इधर क्या होगा, इधर हेड के साथ वर्ब की क्या होगी, जरा बताना, हेड थर्ड। हेड थर्ड समझ गए, हेड थर्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब बच्चों समझो क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं इधर जो आएगा वो क्या होगा, वो बच्चों पास्ट परफेक्ट होगा।
क्या होगा, इधर आएगा जो पास्ट परफेक्ट होगा, उधर जो आएगा वो क्या होगा, पास्ट सिंपल, और बीच में क्या आएगा, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है जैसे बिफोर यू रीड, यानी तुम पढ़ो उससे पहले। बिफोर द डॉक्टर केम माने डॉक्टर आया उससे पहले। अब बच्चों आप जरा देखना कैसे लिखो, ये काम पहले कौन सा हुआ, पहले मरीज मरा, डॉक्टर बाद में आया। अगर डॉक्टर टाइम पर आ गया होता तो बात ही कुछ और होती। तो द डॉक्टर, क्यों हिंदी में तो हम कहते हैं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो आप कैसे कहोगे, द डॉक्टर, ऐसे बोलोगे द पेशेंट। क्या बोलोगे, द पेशेंट हेड डाइड, कोई दिक्कत, बिफोर द डॉक्टर। डॉक्टर तो ये तो शॉर्ट हो गया ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, शॉर्ट में तो बैठेगा नहीं। बिफोर द डॉक्टर कम, और यहां हो जाएगा सेकंड फॉर्म, बोलो द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम माने डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अगर बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई तो मैं आपको अलग अलग बातें समझाता हूं, अलग अलग प्रकार से इस बात को खोल के समझाता हूं कि स्थिति क्या है। यो तो मोटी बात समझ में आ गई कि भूतकाल में अगर दो काम होते हैं तो दोनों काम बच्चों माना कि साथ साथ होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जिनमें एक काम थोड़ा पहले होता है, एक काम बाद में होता है। तो भूतकाल में अगर दो काम बच्चों होते हैं तो जो काम पहले होता है वह हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, उसे बिफोर से पहले मेंशन किया जाता है। और अगर मान लो बाद में होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसको बच्चों जो थोड़ा बाद में होता है उसको पास्ट सिंपल में लिखा जाता है और उसे बिफोर के बाद मेंशन किया जाता है। अब एक बात बताओ, इस बिफोर का विलोम शब्द पूछो तो क्या बताओगे, आफ्टर। अगर आफ्टर का प्रयोग करोगे तो मामला यही रहेगा, लेकिन चूंकि इसका विलोम शब्द है तो ये वाला पार्ट उठ के इधर आएगा, इधर वाला पार्ट उठ के उधर जाएगा। कैसे, जरा देखना। जैसे हमने कहा कि द डॉक्टर केम, कुछ नहीं किया मैंने, डॉक्टर आया। कब आया, डॉक्टर आया मरीज के मर जाने के बाद, तो आफ्टर द पेशेंट हेड डाइड। आ गई समझ में, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हेड डाइड, यानी डॉक्टर आया मरीज के मर चुकने के बाद। डॉक्टर आया मरीज के मर चुकने के बाद। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा अगर बिफोर के एवज में आपने आफ्टर का प्रयोग किया है तो बात वही है, डॉक्टर बाद में आया मरीज पहले मरा। लेकिन चूंकि बच्चों आपने बिफोर के स्थान पर उसके एंटोनिम माने उसके अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस के जो क्लाउजेज है उनका इन्वर्जन करना पड़ेगा, अर्थात उनका व्युत्क्रम, उनको उलट पलट, उनका विपर्यय करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर, इधर से उधर, उधर से इधर, बस बहुत आसान है। तो बताओ कितनी बातें समझ में आ गई, अभी बहुत सारी बातें समझानी है। अब देखो आप कितनी बातें समझ में आ गई आपकी। अगर मान लो मैं बिफोर की जगह क्या लगा दूं, सिंस लगा दूं। सिंस यानी क्या होता है, जब से। तो बच्चों थोड़ा अलग होता है। जैसे मैंने आपको कहा शी वेंट टू, ठीक है, मैंने आपको कहा कि शी वेंट टू मैनचेस्टर। क्या लिख दिया मैंने, मैनचेस्टर एक शहर का नाम है। तो जब से वो मैनचेस्टर गई है तो मैंने उसको नहीं देखा है। तो मैं यहाँ कहूँगा आई हैव नॉट, ठीक है। या और क्या कह सकता हूँ, आई हैव नॉट या आई हैवंट सीन, ठीक है। अब ये शी है तो किसी लड़की है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर छोटा सा नाम बताओ, छोटा सा नाम तो वो लिख दो, रानी लिख दो, ये रानी हो गया सर। आई हैव नॉट सीन रानी सिंस शी वेंट टू मैनचेस्टर, यानी जब से रानी मैनचेस्टर गई है मैंने उसको क्या नहीं किया है, मैंने उसको नहीं देखा है। अब आपको सर आप क्या यहाँ क्या बताना चाहते हो, हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि यदि यहाँ पर बीच में सिंस आ जाए और इधर क्या आ जाए, जरा बताओ, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल आ जाए, तो इधर बच्चों हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट का करना चाहिए, यानी हेज बटा हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, हेज हेव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। बताओ मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? अगर नहीं आई तो और भी सरल तरीके से समझा देता हूं, लिखते जाओ, सुनते जाओ,
यदि बच्चों किसी बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच में बिफोर आ रहा है और उसके आगे वाला पार्ट पास्ट सिंपल में है, तो उसके पहले वाले पार्ट को किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हो गया है? दूसरी बात, यदि बिफोर के स्थान पर आपने आफ्टर का प्रयोग किया है तो उल्टा हो जाएगा, अर्थात जो पास्ट सिंपल टेंस यानी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पार्ट है, दैट शैल बी यूज्ड बिफोर, दैट शैल बी यूज्ड एट फर्स्ट, अर्थात उसका प्रयोग किया जाएगा पहले। और बच्चों जो पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट है यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस वाले पार्ट का प्रयोग किया जाएगा आफ्टर के बाद। आ गई समझ में? इसी प्रकार से बच्चों एक अलग फ्रेम मैंने बताया कि वाक्य के बीच में यदि सेंस का प्रयोग हुआ है और उसके ठीक बाद आने वाला जो पार्ट है क्लॉज है, दैट इज रिटन इन पास्ट सिंपल। बच्चों अगर वो पास्ट सिंपल के अंदर लिखा हुआ है तो उसके ठीक पहले आने वाला जो क्लॉज है, दैट शैल नेवर बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट बट इंस्टीड, बल्कि इसके एवज में इट शैल ऑलवेज बी रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हे जेव का प्रयोग होगा और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इस तरीके से बच्चों इतना सरल तरीके से आपको समझा दिया है। अब ये आशा है कि आपको बातें मेरी समझ में पूरी तरह आ गई होगी। अब आज एक चीज और देखो, एक ही सेंटेंस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? तो ये तरीका कुछ नहीं है, बहुत ही सरल बात है ये, लेकिन चूंकि आप इस तरीके से सेंटेंस बना के देखते नहीं हो इसलिए आपको लगता है कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अब मैं आपको एक ही सेंटेंस को कई तरीके से फ्रेम करके बताता हूँ। जैसे बच्चों मैंने आपको सेंटेंस बोला, क्या बोला जरा देखना। आपको कहा जैसे द डॉक्टर वाला सेंटेंस है ना, उसको लौटाओ आप। अब मैं दूसरा सेंटेंस देता हूँ आपको, देखना। शी हैड कुकड, यानी वो क्या कर चुकी थी? शी हैड कुकड फूड, शी हैड कुकड फूड बिफोर आई, ठीक है, बिफोर आई सा हर। अब देखो मुझे ये बताया गया है कि मैं उससे मिला, सा का मतलब मिलना भी तो होता है, तो मैं उससे मिला या उसको मैंने देखा, उसके पहले वो क्या कर चुकी थी? खाना वाना बना के तैयार थी। तो खाना बना के तैयार थी, तो बच्चों ये सेंटेंस देखो ये भी तो आ सकता है, जरा ध्यान देना। ये बिफोर की जगह जाएगा और इसका पेशी वोज कैसे बनेगा जरा बताना। तो ऐसे बनेगा, देखना, फूड, क्या ये आ गया फूड। अब हेड की जगह क्या जाएगा? हेड बीन, यानी पेशी वोज में लेके जा रहा हूं मैं इसको, थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ गई है। तो फूड हैड बीन कुकड बाई हर, खाना उसके द्वारा बनाया जा चुका था। और बिफोर की जगह कुछ होगा ही नहीं, बिफोर का बिफोर रहेगा। और आगे देखो, इसको आगे ला रहा हूं, शी, हर आगे आ जाएगा शी वाज, ठीक है, शी वाज सीन, और यहां लगा दो बाई और आई को मी में बदल दो मी। आ गया समझ में? तो बच्चों ये समझो कि जब मैं आपको कहता हूं कि पास्ट परफेक्ट आएगा फिर वो हेड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो बच्चा क्या घबरा जाता है? घबराने वाली क्या बात है? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हेड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बात एक ही, एक एक्टिव वॉइस एक पेशिव वॉइस। ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे शी हैड कुक्ड, जैसे मैंने आपको कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो कई बार बच्चों वाक्य भी आ जाता है बिफोर द डॉक्टर केम कोमा बिफोर द डॉक्टर केम कोमा द पेशेंट हैड डाइड। कभी कभी ये भी आ जाता है कि आफ्टर, जैसे मैंने आपको कहा कि द पेशेंट हैड डाइड, जैसे मैंने कहा कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो सेंटेंस में भी आ सकता है कि आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड कोमा द डॉक्टर केम, मानी मरीज के मर जाने के बाद जाकर के आया डॉक्टर। तो आया तो क्या मतलब निकला? फिर वो टाइम से आता तो उसका कोई मतलब भी निकलता। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त।